के जीएस विद राकेश जांगड़ यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज अपन राजस्थान राज्य व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो पीएसआई हो, चाहे जहां तक कुछ कुछ बातें आरएस के लेवल की भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। तो आज अपन बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, राज्य व्यवस्था में आपको दो शब्द देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर एक शब्द आप राज्य, एक शब्द राज्य और एक शब्द आपको मिलेगा व्यवस्था। एक शब्द राज्य और एक शब्द मिलेगा आपको व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। अब आपको राज्य शब्द को परिभाषित करना है। राज्य शब्द है वो होता क्या है। राज्य को परिभाषित करने के लिए हमें आवश्यक 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, और उन 4 तत्वों में सबसे पहले जो अपने पास है वो है भूभाग। उसका एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरी बात जो अपने पास है वो है उसकी जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। और तीसरी जो उसकी बात है वो है उसकी संप्रभुता। संप्रभुता, निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। ठीक है। और चौथी जो बात अपने सामने आ रही है वो है सरकार। वो क्या है दोस्तों? सरकार है। सरकार अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार के बिना हम इस राज्य शब्द को परिभाषित ही नहीं कर सकते। इस राज्य शब्द को परिभाषित नहीं कर सकते सरकार के बिना। सरकार है क्या चीज? सरकार राज्य का एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। सरकार राज्य का ऐसा उपकरण, या आप उसको बोल सकते हो साधन। ठीक है। सरकार राज्य का ऐसा उपकरण या साधन है जिसके द्वारा जन लोक कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में यह आएगा, सर सरकार जन लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करती है? ये चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? देखो, ये है अपनी सरकार। ये क्या है? सरकार। और सरकार के कितने अंग? 3 अंग। अपन बात कर रहे हैं कि कार्य कैसे करेगी सरकार। इसकी बात करें दोस्तों, कार्य कैसे करेगी सरकार। 3 अंग, अलग अलग कार्य इनको विभाजित किए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ये इसको विधायिका बोल सकते हो आप। दूसरा नाम क्या है? विधायिका। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी केंद्रीय विधायिका का नाम बताओ, तो हमारी केंद्रीय जो विधायिका है वो क्या है? संसद। क्या है? संसद। दूसरा जो है, दूसरी अपने पास जो संस्था है कार्यपालिका, और तीसरी जो संस्था है वो है न्यायपालिका। कौन सी है? न्यायपालिका। ठीक है। क्या हो गया आपके पास? सरकार के 3 अंग। कितने अंग? 3 अंग। सरकार के 3 अंग। ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। अब देखो, इनको अलग अलग कार्य विभाजित हैं। जैसे मान लो सपोज करो अपन इसकी बात करें कार्य की। इसका कार्य, व्यवस्थापिका का कार्य क्या होगा? कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना।
इसका जो कार्य होगा वो होगा कानून को लागू करना। क्या होगा? कानून को लागू करना। और इसका जो कार्य होगा वो कानून की देखभाल करना या उसका संरक्षण करना। कानून की देखभाल करना या उसका संरक्षण करना। ठीक है, ये सरकार की क्या हो गए? तीन अलग अलग संस्था होगी सरकार की। मैंने बताया ना कि सरकार जन लोक कल्याणकारी के कार्य करेगी। और कैसे करेगी? ऐसे करेगी, कानून का निर्माण, कानून को लागू, कानून की देखभाल। बात बताओ मेरे को, कानून जो निर्माण करेगी व्यवस्थापिका, वो किस आधार पे करेगी? किस आधार पे करेगी? संविधान के आधार पे करेगी। किस आधार पे करेगी? संविधान के आधार पे करेगी। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत के अंदर अपन बात करते हैं कि भारत जो है वो संघवाद का ढांचा है। संघवाद का ढांचा है, तो दो स्तरों पे सरकारें काम करती। जब हमारा लोकतंत्र हमें मिला था, देश आजाद हुआ था, तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्तर पे सरकारें कार्य किया करती थी। लेकिन वर्तमान समय की अपन बात करें तो भारत के अंदर तीन स्तर की सरकारें हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक हमारी स्थानीय सरकार। ठीक है, इसे अपन स्थानीय स्वशासन के रूप में इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन राज्य सरकार पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे केंद्र सरकार, और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी स्थानीय स्वशासन। व्यवस्थापिका है, इसको अपन पढ़ते हैं केंद्र सरकार में। इसमें केंद्र सरकार में सबसे पहले देखो, आप बोर्ड पे देखो केंद्र सरकार, फिर अपना किसमें आ जाएगा? राज्य सरकार। किसमें आ जाएगा? राज्य सरकार में। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका के रूप में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद। क्या नाम है? संसद। जिस प्रकार से केंद्र में संसद कार्य करती है, वैसे ही राज्य के अंदर कौन है? राज्य विधानमंडल। कौन है दोस्तों? राज्य विधान मंडल। अब देखिए आप, ये तो संसद जो है इसके कितने अंग हैं? तीन अंग हैं। कितने अंग हैं? तीन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। फिर अपन पढ़ेंगे राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। फिर अपन पढ़ेंगे लोकसभा। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। ठीक है, इधर आ जाओ एज इट इज। अपन बात करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। राष्ट्रपति, तो यहां पे कौन मिलेगा आपको? राज्यपाल महोदय मिलेंगे। यहां यदि राज्यसभा मिलेगी तो यहां क्या मिलेगा आपको? विधान परिषद मिलेगी। यहां लोकसभा, यहां आपको मिलेगी विधानसभा। मिलेगी। क्या मिलेगी? विधानसभा मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई क्या? सरकार कार्य करेगी तीन प्रकार से: निर्माण करना, लागू करना, देखभाल करना। ये हमारी क्या हो गई? व्यवस्थापिका कंप्लीट। अब कानून तो बना दिया किसने? व्यवस्थापिका ने। अब इस कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका करेगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव करने का जो काम है, क्रियान्वयन जो करने का काम है, वो करेगी हमारी कार्यपालिका। तो अपन इसको पढ़ते हैं कार्यपालिका में, वैसे पढ़ेंगे अपन। एक तो हो गया केंद्र सरकार और एक हो गई हमारी राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के अंदर देखो राष्ट्रपति महोदय। नंबर 2 उपराष्ट्रपति महोदय। नंबर 3 प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद आ गया। अब यहां देखो आप राज्य के अंदर,
राष्ट्रपति तो मतलब या कौन, राज्यपाल। जितना आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे केंद्र सरकार से, वैसा ही आपको सही सेट होगा दिमाग के अंदर। ठीक है, राज्यपाल। फिर कौन, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। फिर राज्य के अंदर होता है अपना सचिवालय, कौन होगा, सचिवालय। और एक निदेशालय भी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, जब राज्य सभा पढ़ेंगे तो निदेशालय भी इसके अंदर पढ़ेंगे। अगली जो बात है अपनी, कानून को बना दिया और लागू कर दिया, अब उसकी देखभाल कौन करेगा, संरक्षण उसका कौन करेगा। तो संरक्षण करने के लिए अपने पास केंद्र जो सरकार है उसमें अपना क्या रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उसको बोल सकते हो। तो राज्य सरकार की अपन बात करेंगे तो दोस्तों राज्य सरकार में अपने क्या रहेगा, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। क्या रहेगा, उच्च न्यायालय, या उसके अंदर अपन अधीनस्थ न्यायालय भी पढ़ लेंगे, है ना, अधीनस्थ न्यायालय। यहां तक बात समझ में आई क्या तुम्हारे, यहां तक बात समझ में आ गई तो आप इसको एक बार दोबारा देखो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। ठीक है, राज्य की व्यवस्था मतलब राज्य को चार तत्वों से परिभाषित करेंगे। कौन कौन से, भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 संप्रभुता, नंबर 4 सरकार। सरकार एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके बगैर हम राज्य को परिभाषित नहीं कर सकते। सरकार क्या होता है, सरकार को परिभाषित करने के लिए अपन क्या करेंगे, सरकार राज्य का एक ऐसा साधन है या एक ऐसा उपकरण बोल सकते हो आप, जो राज्य के लिए जन लोक कल्याणकारी करेगा। अब आपकी समझ में ये आनी चाहिए बात, सर सरकार है वो जन लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करेगी, तो बोर्ड पे आओ, ऐसे करेगी। कैसे, व्यवस्थापिका से क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी। फिर क्या करेंगे, कानून को लागू करेंगे। फिर क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है तो पहले अपन 2 स्तर की पढ़ेंगे, फिर अपन हमारा खुद का शासन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कानून का निर्माण 2 स्तर पे, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। केंद्र पे कौन, संसद, राज्य में कौन, राज्य विधानमंडल। कौन कौन है इसके अंग कितने हैं, 3, लेकिन जब आपको सदन की बात करें ना संसद के, तो 2 ही होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, फिर देखो केंद्र और राज्य के अंदर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, सचिवालय और निदेशालय भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी देखभाल देखो, ये स्वतंत्र संस्था है बेटा। ठीक है, केंद्र के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के अंदर। यहां तक बात समझ में आई क्या, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं अपनी स्टेट पॉलिटी के बारे में, राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो राज्य विधानमंडल की चर्चा अपन करते हैं। देखिए आप, राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल में कितने अंग है, चलो इसको ऐसे कर लो आप, ऐसे करो, राज्य सरकार। कौन सी सरकार, राज्य सरकार। राज्य सरकार कितने अंग, 3। कौन कौन से, राज्य विधानमंडल जो अपन पीछे पढ़ा है। ठीक है, राज्य विधान मंडल। दूसरी जो बात कौन सी है, कार्यपालिका। और तीसरी जो बात अपने पास है वो है न्यायपालिका। कौन सी है, न्यायपालिका। यहां तक बात समझ में आई, राज्य विधानमंडल के 3 अंग पढ़े अपन ने, राज्यपाल नंबर 2, विधान परिषद नंबर 3, विधानसभा। ठीक है, वैसे अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका में।
कौन सा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। सचिवालय, और ये आपका निदेशालय। लो, इनका पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन। सचिवालय क्या होता है, निदेशालय क्या होता है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। फिर अपनी जो न्यायपालिका है उसमें आ जाएगा अपना उच्च न्यायालय। फिर अपना आ जाएगा इसमें अधीनस्थ न्यायालय। देखो भाई, सरकार ये अपनी क्या है? राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। राज्य विधान मंडल, कार्यपालिका, ये अपनी न्यायपालिका हो गई। अब इसको अपन क्या करेंगे? विस्तार से एक एक टॉपिक का विश्लेषण करते चलेंगे। ठीक है, और सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा राज्यपाल। कौन सा रहेगा? राज्यपाल। बात समझ में आ रही है ना आपको? देखो, राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में थोड़ा विस्तार से अपन चर्चा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा समझेंगे इसकी पृष्ठभूमि। फिर इसके अपन भारतीय संविधान में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हुआ था, किस अनुच्छेद में इसकी शपथ है, किस में प्रतिज्ञा, ये सब बातें अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, राज्यपाल शब्द की पृष्ठभूमि जानने के लिए अपन बात करते हैं राजस्थान के थोड़ा सा इतिहास की बात करें। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर आजादी के समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 565 रियासतें हुआ करती थी, और उन रियासतों को एकीकृत करने का जो काम है वो हमारे सरदार पटेल जी ने किया था। आपको पता है कि जुलाई 1947 के अंदर रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी, और उसका जो कार्यभार है वो किसको दिया गया था? पटेल जी को दिया गया था। और पटेल जी एक सेक्रेटरी के रूप में जहां काम किया करते थे वो थे वीपी मेनन साहब। कौन थे? वीपी मेनन साहब। वीपी मेनन साहब, इन दोनों को जिम्मेदारी ये दी कि आप ये जो रियासतें जो है ना, इनको आप एकीकृत कीजिए। अखंड भारत का सपना, आप लोगों को याद होगा कि मौर्य साम्राज्य के अंदर आचार्य चाणक्य ने देखा था अखंड भारत का सपना। और ये जो आधुनिक समय की अपन बात करेंगे तो उस समय उस सपने को साकार करने का जो काम है वो हमारे सरदार पटेल जी कर रहे थे, कि उन रियासतों को एकीकृत करने की, उन रियासतों को एकीकृत करके एक भारत बनाया जाए, ऐसी विचारधारा लेकर वो चल रहे थे। और वैसे ही आप राजस्थान में पधारे वो, तो उस हमारे राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे, और एक संघ शासित प्रदेश हुआ करता था। आपको पता है दोस्तों कि हमारे राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। फिर 19 रियासतों को मिलाने के लिए हमें 7 चरण लगे थे। 1948 से लेकर लगभग 1956 तक का समय अपने को लगा था इन 19 रियासतों को वर्तमान स्वरूप देने के लिए। कौन सा स्वरूप है? वर्तमान राजस्थान का स्वरूप देने के लिए हमें इतना समय लग गया था। इसके इसी की अपन बात करेंगे तो इस जो 7 चरणों के बीच में हमारा चौथा जो चरण था, कौन सा चरण? चतुर्थ जो चरण था, उस चरण का नाम क्या था? वृत्त राजस्थान। क्या नाम दोस्तों? वृत्त राजस्थान। इस वृत्त राजस्थान के अंदर
आपको पता होगा संयुक्त राजस्थान प्लस जितनी अपनी 4 रियासतें थी ना, बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, जैसे जयपुर, ठीक है, सबसे बड़ी, फिर बीकानेर, जोधपुर और एक जैसलमेर। ठीक है ना, जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर और है। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जब चौथा चरण जो हो रहा था, है ना, इस समय एक अतिरिक्त पद बनाया गया था हमारे राजस्थान के अंदर, उसका नाम क्या था? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख एक अतिरिक्त पद था, तो मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा कौन थे? भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह। उसको इस पद के ऊपर विराजमान किया गया था कि गोपाल जी आप महाराज प्रमुख हैं, और जो जयपुर के राज्य हुआ करते थे उनको पद दिया था कौन सा? राज प्रमुख का। कौन सा पद दिया था? राज प्रमुख। किसको? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह को क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख है। और उस समय क्या बनाया गया? राज प्रमुख है। और महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। अब देखिए आप, अब देखिए दोस्तों, राज प्रमुख कौन बन गए? सवाई मानसिंह बन गए। कौन बन गए? सवाई मानसिंह बन गए। क्या बन गए? राज प्रमुख। राज प्रमुख बन गए। ठीक है, अब यहां से अपने को इस राज्यपाल शब्द की क्या मिलेगी? पृष्ठभूमि मिलेगी। क्या मिलेगी? पृष्ठभूमि मिलेगी, जानने के लिए कि ये शब्द कैसे मिला। दोस्तों जब 1952 के अंदर भारत के अंदर प्रथम चुनाव होते हैं, तो उसमें राजस्थान के 160 सीटों पे चुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा जो थे अपने 160 सीटों पर चुनाव हुए थे, और टीकाराम पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम थे अपने। प्रथम निर्वाचित सीएम किसको बनाया गया? टीकाराम पालीवाल जी को बनाया गया, टीकाराम पालीवाल जी को। छोटी सी एक बात और बताऊं चले आपको, इससे पहले मुख्यमंत्री मतलब शास्त्री जी को बनाया गया था, क्या मनोनीत किया गया था शास्त्री जी को। शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं को उसके ऊपर विराजमान करते कि आप इस पद को संभालो। अब किसका? मुख्यमंत्री पद। तो प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। और निर्वाचित की अपन बात करेंगे तो टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम। टीकाराम पालीवाल जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जाहिर किया गया था कि इस चीज के लेवल नहीं है, तो उसके बाद में किसको बना? जयनारायण व्यास को लेके आए थे। को लेके आए थे? जयनारायण व्यास जी को। राजस्थान के तीसरे जो निर्वाचित सीएम बनते हैं उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम था? मोहनलाल सुखाड़िया। एमएलएस बोलते हैं उनको, जानो आप इसको। मोहनलाल सुखाड़िया जी, ये 1954 तक ऐसे चलता रहा था। इनको हटाया गया था, ये जयनारायण व्यास जी को बनाया गया, इनको चुनाव लड़वाया गया था 2 जगह से, ठीक है ना, जालोर से था शायद, जोधपुर वहां से, तो ये चुनाव हार गए थे, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे निर्वाचित सुखाड़िया जी को पद दिया गया था मात्र 38 साल की उम्र में। मात्र 38 साल की उम्र में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने लग गए थे, और लगातार 17 साल तक, 17 साल तक, ठीक है, 1954 से लेके 71 तक, ठीक है। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी।
सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का मतलब है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? सुखाड़िया जी। कौन बेटा? सुखाड़िया जी। अब इन्हीं के समय क्या होता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 और इस संविधान संशोधन के आधार में हमें क्या क्या चीज प्राप्त हुई थी वो देखो। एक तो हम जो राष्ट्र प्रमुख पढ़ रहे थे उस राष्ट्र प्रमुख शब्द का नाम क्या हो गया? राज्यपाल हो गया। क्या हो गया? राज्यपाल शब्द। एक तो ये याद रखने आपको। इस संविधान संशोधन में 7वें संविधान संशोधन 1956, ठीक है। तो 56 के अंदर अजमेर मेरवाड़ा का भी विलय हो गया था राजस्थान में, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो इसमें विलीकरण जब पढ़ोगे ना आपको ये बात समझ में, ठीक है। तो राज प्रमुख के पद को क्या बनाया गया? राज्यपाल। और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को, गुरुमुख निहाल सिंह जी को। और मैंने आपको ये पढ़ाया है कि सबसे लंबे समय कार्यकाल किसका? मुख्यमंत्री का, मोहनलाल सुखाड़िया जी का। जिस राज्य का राजा बड़ा होगा तो उसकी प्रजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो आपको ये याद रखना है कि इस ये कार्यकाल में इनका कार्यकाल लंबा तो राज्यपाल जी का कार्यकाल भी लंबा। ये लगभग 6 वर्ष तक रहे थे, 6 साल तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले राज्यपाल के पद पे कौन थे? राज्यपाल महोदय सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। और मोहनलाल सुखाड़िया जी सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एक बात और भी जोड़ी गई थी कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है उसके अंदर एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। यहां तक बात समझ ये थी इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि राज्यपाल पद को लेके कि राज्यपाल के अंदर क्या था, ठीक है ना। राज्यपाल थोड़ा सी ये आपको पता रखना है कि राज्यपाल के पद का विकास कहां से हुआ है राजस्थान के अंदर और कैसे राज्यपाल का पद आया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और उसी के अंदर एक चीज ये ऐड की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, ठीक है ना। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा का राज्यपाल का राज्यपाल का। ये राज्यपाल जो पद है वो अपने अपने अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।